नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में राहुल के भाषण के दौरान हुए बवाल की। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फंसे पीएम मोदी की। देखेंगे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अखिलेश ने क्या उठाई मांग। मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने क्या लगाए आरोप। जानेंगे जंग छोड़ बातचीत के लिए कैसे राजी हुए ईरान और अमेरिका। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की सुरक्षा को खतरा। संसद में मचे बवाल के बाद उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने जताई चिंता। कहा उनके साथ क्या होगा कह नहीं सकते। बिहार विधानसभा में पेश हुआ नीतीश सरकार का बजट। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। कहा यह ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान का बजट। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। यूपी में सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की होगी जांच। राज्य सरकार को दिए निर्देश। मणिपुर में सरकार गठन के संकेत। बीजेपी विधायकों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहे मौजूद। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 2072 अंकों के उछाल के साथ 83,739 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 639 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,727 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर संसद में बोलने से रोक दिया गया, जिस पर बवाल मच गया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई आरोप लगाए, कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंक दिए। वहीं राहुल गांधी ने तो सीधे कह दिया कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो क्या कुछ हुआ संसद में, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही। चौथे दिन चर्चा का कांटा जहां अटका था, पांचवें दिन भी वहीं अटका रहा। राहुल गांधी ने चीन के घुसपैठ और पूर्व सेना प्रमुख के सवाल का जो मुद्दा उठाया, वो सवाल सरकार की नींद उड़ा रहा है। इसीलिए राहुल को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। इस बार जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो कहा कि कल मैंने एक आर्टिकल के आधार पर अपना भाषण शुरू किया था। अब मैं चाहता हूं कि उस आर्टिकल को ऑथेंटिकेट किया जाए। मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों का सवाल है। इस आर्टिकल में ये बात कोट की गई है और मैंने इसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो राहुल गांधी ने लद्दाख का मुद्दा भी उठाया। चीनी घुसपैठ की बात की तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा कि स्पीकर ने इस पर रूलिंग दे दी थी, अब इस पर बात नहीं होगी। उन्होंने जब केसी वेणुगोपाल का भी नाम लिया तो वेणुगोपाल भी अपनी सीट पर खड़े हो गए और रिजिजू पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि आपने मुझे और गौरव गोगोई को फोन किया था। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव शुरू हुआ तो सभापति के आसन पर बैठे टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद टेन्नेटी ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बोलने का मौका दे रहा हूं। इसके बाद जब राहुल गांधी खड़े हुए तो उन्होंने टेन्नेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई इजाजत नहीं है जो मुझे दी गई है। मैं इस देश का विपक्ष का नेता हूं, आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते, ये मेरा अधिकार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस रास्ते की बात है जिस पर भारत को चलना है, उस दिशा की बात है जिस दिशा में भारत को आगे बढ़ना है। आज अंतरराष्ट्रीय मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। ये हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण और हमारे बजट दोनों का केंद्रीय विषय है। अगर मैं ये बयान देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच क्या हुआ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में संघर्ष हुआ था, हमारे सैनिकों की जान गई थी। राहुल गांधी के इतना बोलते ही स्पीकर ने दूसरे वक्ता का नाम ले लिया। कहा आपका समय समाप्त होता है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल बोलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोलने से मना कर दिया। वो अपनी सीट से उठे ही नहीं। इसके बाद स्पीकर ने टीएमसी की सांसद शताब्दी राय का नाम लिया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरे सांसद का नाम लिया, लेकिन कोई भी सांसद बोलने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने राहुल गांधी के समर्थन में बोलने से मना कर दिया। इसके बाद टेन्नेटी ने एनडीए सांसद से बोलने को कहा तो विपक्षी सांसद भड़क उठे, वेल तक आ गए, जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ सांसदों ने आसन के सामने कागज भी उछाले, जिसे लेकर विपक्ष के 8 सांसदों हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग,
माणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। तो साफ है कि जिस तरह से पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहा है, सरकार भी टकराव के रास्ते पर चलती दिख रही है। उसके बाद बजट सत्र के बचे दिनों में सदन के भीतर चर्चा कम लेकिन टकराव के ज्यादा आसार हैं। नेता विपक्ष को बोलने से रोकने पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है, तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा कर दी है, लेकिन उनके इस ऐलान ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी किस दबाव में है, आखिर क्यों इस डील को लेकर छिड़ा है विवाद। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर पूरी दुनिया की नजरें थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अगर ये समझौता हो जाता है तो दोनों देशों में बढ़ती दूरियों पर भी लगाम लग जाएगी। भारत के खिलाफ अमेरिका के रुख में बदलाव आएगा। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी तो अब ये समझौता मोदी सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की रिक्वेस्ट पर यह सहमति बनी है, उस पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी दबाव में है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी उसमें कुछ बदला नहीं और कल शाम उस ट्रेड डील को साइन कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी जानते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो भारत पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% कर देंगे। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ने रूस की बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने, अमेरिका के $500 अरब से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। सपा सांसद डिंपल यादव का कहना है, अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं की गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही। वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी मोदी सरकार से इस डील पर जवाब मांगा है। पार्टी सांसद आदित्य ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार भारत की संप्रभुता की रक्षा करने, ट्रेड डील पर बातचीत करने, कूटनीतिक रूप से भू राजनीति और राष्ट्रीय हित को संभालने में कमजोर है। जबकि आप सांसद संजय सिंह ने तो आज के दिन को काला दिन ही घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार से ये डील रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है। पहले से बाजार की अस्थिरता, कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा। सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द करे। यानी मोदी सरकार अब इस डील को लेकर बुरी तरह फंस गई है। अब देखना यह होगा कि क्या वो इसे लेकर विपक्ष की चिंताओं को दूर करेगी, क्या सरकार इस फैसले को लेकर बैकफुट पर आएगी या इसके खिलाफ भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर अब पीएम मोदी बुरी तरह फंस गए हैं, तो चुनाव आयोग भी विपक्ष के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्ष के वोट कटवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी मांग कर दी है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या कुछ बोले हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम जोरों पर है। विपक्ष पूरी तरह से चौकन्ना है। हालांकि इस वक्त राज्य में फॉर्म 7 को लेकर यह प्रक्रिया विवादों में आ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पहले से ही छपे हुए फॉर्म 7 लोगों को भेजे जा रही हैं। फॉर्म 7 किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को आरोपी ठहराते हुए कहा है कि वही विपक्ष के वोटर काटने की साजिश कर रही है। अखिलेश ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि धांधली पूरे राज्य में की जा रही है और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी हारी थी। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, यानी हर फॉर्म पर नंबरिंग हो, कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म निरस्त हो। जितने भी छपे हुए फॉर्म 7 हैं, उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। अखिलेश यादव का कहना है कि अधिकारियों पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी और मुस्लिमों के वोट जबरन काटने का दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने
भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के पीडीए प्रहरियों से और मुस्तैदी से इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के जरिए वोट काटने की बात कही थी, जिसका आरोप उन्होंने सीधे बीजेपी पर लगाया था और अब उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही चुनाव आयोग से बड़ी मांग भी कर दी है। देखना होगा कि चुनाव आयोग उनकी इस मांग को मानता है या नहीं। उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हर जगह सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हुई हैं। उनके साथ वो लोग भी हैं जिन्हें एसआईआर के तहत मृत मान लिया गया है। सीसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और यहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, एसआईआर प्रक्रिया की खामियों को लेकर 6 पत्र लिखे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। सदन में भी विपक्ष की आवाज को सही तरीके से रखने नहीं दिया जाता। ममता ने आगे कहा कि पहले चरण में चुनाव आयोग ने 58 लाख नाम हटा दिए। यहां तक कि वो पीड़ितों को अपना बचाव करने के लिए फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से आवेदन करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। बस 58 लाख नाम एक तरफा हटा दिए गए। चुनाव आयोग हर साल सर्वेक्षण और विशेष संशोधन करता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं पर उन्हें गुजरा हुआ दिखा दिया गया है। But deep who are alive, you said they are also dead. কারা কারা বেঁচে আছেন যাদের নামে দেখিয়েছে ডেট। ममता ने सवाल उठाया कि 2002 के बाद अब चुनाव से ठीक पहले बंगाल में एसआईआर क्यों हो रहा है। यह सिर्फ तमिलनाडु, केरल और बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है। बीजेपी से जुड़े अधिकारियों को अवैध रूप से ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और अमर्त्य सेन और जय गोस्वामी जैसी प्रमुख हस्तियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उधर राजनीतिक पारा तब और बढ़ गया जब ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बंगाल से आए लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे पुलिस कर्मियों से कहा कि आप हमारे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। वो यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं। सुरक्षा चिंताओं के बीच कोलकाता से 22 सदस्यों की एक स्पेशल फोर्स हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंची है। अब चाणक्यपुर स्थित बंग भवन की सुरक्षा का जिम्मा पश्चिम बंगाल पुलिस के इन जवानों के पास है। हालांकि बाहर दिल्ली पुलिस भी तैनात है, लेकिन बंगाल सरकार का ये कदम केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट अविश्वास को दर्शाता है। चुनाव को देखते हुए आने वाले दिनों में केंद्र और बंगाल के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, तो तेवर एकनाथ शिंदे भी दिखा रहे हैं। अजित पवार के निधन के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है। महायुति सरकार टूटने के कगार पर पहुंच गई है। शिंदे की शिवसेना ने नवी मुंबई में बीजेपी के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अजित गुट ने भी शिंदे का ही सपोर्ट किया है, जिसके बाद बीजेपी अकेले पड़ गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद बीएमसी में मेयर पद को लेकर शिंदे और बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही। अब तक शिंदे पर दबाव बना रही थी कि गठबंधन में जीते सभी 118 पार्षदों का एक गुट बनाया जाए, लेकिन शिंदे ने इससे इनकार कर दिया। इसी के चलते अभी तक बीएमसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना के पार्षदों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से पहले 2 फरवरी को बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के पार्षदों की मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय में बैठक हुई, जिसके बाद शिंदे और बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग गुट बनाने का फैसला किया और रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। बीजेपी ने दहीसर के वार्ड संख्या 7 से जीत दर्ज करने वाली गणेश खनकर को ग्रुप लीडर चुना है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना ने अमय घोले को ग्रुप लीडर बनाया है, जबकि शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को ही ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं एनसीपी ने बीजेपी की जगह शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है। इसे बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से शिंदे और अजीत गुट दोनों ही नाराज दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से इन दोनों ही दलों के पार्षदों ने मिलकर एक गुट बनाया है, उसके बाद बीजेपी दबाव में दिख रही है। ऐसे में शिंदे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। शिंदे ने नवी मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे दी है। शिंदे ने अपनी पार्टी की तरफ से भी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन जिस तरह से शिंदे की शिवसेना ने बीएमसी के लिए अपने पार्षदों का अलग गुट बनाया है,
उसके बाद बीएमसी में मेयर पद का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। शिंदे ने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र एनडीए में तनाव और बढ़ गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका अब जंग के मैदान से दूरी बनाते हुए बातचीत की टेबल पर इकट्ठे होने की सहमति जता रहे हैं। और बातचीत अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर होगी, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जग रही है। तो क्या टल गई जंग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका में जंग की संभावना फिलहाल टल गई है, क्योंकि दोनों ही देश बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमले की धमकियां जब काम नहीं आई तो उन्हें भी अपना रुख बदलना पड़ा और ईरान को बातचीत का प्रस्ताव देना पड़ा। लेकिन पिछले साल के अनुभवों को देखते हुए इस बार अमेरिका पर भरोसा करना ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता शुरू करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अपनी शर्तें भी जोड़ दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि मैंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि अगर सही माहौल हो, जो धमकियों और गलत अपेक्षाओं से आजाद हो, तो निष्पक्ष और न्यायसंगत वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही पेजेश्कियान ने यह भी साफ किया है कि ये वार्ताएं हमारे राष्ट्रीय हितों के दायरे में संचालित की जाएंगी। यानी परमाणु सुविधा को लेकर अमेरिका कोई दबाव ईरान पर नहीं बना सकता। वो केवल उन्हीं मुद्दों पर सहमति जताएगा जो उसके हितों के मुताबिक हो। पेजेश्कियान का यह बयान तब सामने आया है जब देश के सर्वोच्च नेता खामेनेई ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ जंग एक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकती है, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम अच्छी डील कर सकते हैं, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो नतीजे बेहद बुरे होंगे। जिसके बाद मिडिल ईस्ट देशों ने दोनों पक्षों में शांति लाने की कोशिश के तहत बातचीत को बढ़ावा दिया और आखिरकार तुर्की की मध्यस्थता में 6 फरवरी को ईरान के शीर्ष राजनयिक अब्बास अराक्ची, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक इस्तांबुल में होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बैठक में कोई हल निकल पाएगा या फिर कहीं अमेरिका इस बैठक के पीछे किसी खेल की तैयारी में तो नहीं है। फिलहाल सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं। तो सवाल भारत की शिक्षा प्रणाली पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है और अब एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूलों पर ताला लगने की बात कही गई है। और बड़ी बात तो यह है कि ये सभी स्कूल महज 10 सालों में बंद हुए हैं, जिसके बाद विपक्ष के सवाल और मजबूत हो गए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश की शिक्षा व्यवस्था और बदहाली का मुद्दा कई बार उठ चुका है और अब पिछले 10 सालों में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में 93,000 स्कूलों में ताला लगा है और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दरअसल लोकसभा में राजस्थान के सीकर से सीपीआईएम सांसद अमरा राम ने इसे लेकर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में जवाब के तौर पर ये जानकारी दी। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2014-15 और साल 2019-20 के बीच हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। इन 6 सालों में ही देश भर में 70,000 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद कोरोना काल और उसके बाद सालों में यानी 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच की करीब 18,700 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। यानी स्कूल बंद होने का सिलसिला नहीं थमा। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर रहा। यहाँ करीब 24,600 स्कूल बंद हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। इससे ठीक बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां लगभग 22,400 स्कूलों को बंद किया गया। झारखंड में 5,000 से ज्यादा, उड़ीसा में करीब 5,400 और राजस्थान में 2,500 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। वहीं महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी सैकड़ों स्कूलों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब ये जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि स्कूल बंद होने का सिलसिला सबसे ज्यादा दशक से शुरुआती सालों में दिखा, यानी मोदी सरकार के शासनकाल में बंद हुआ। इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। डोकलाम have seen ट्रंप डील, किसान, अडानी, ये कई तरह के मुद्दे आज भी संसद में बड़े जोर शोर से विपक्ष ने उठाए। हंगामे के बदले में सरकार ने कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए संसद से बाहर कर दिया। लेकिन 8 सांसद अगर पार्लियामेंट में कम हो गए कांग्रेस के, तो सवालों की संख्या तो कम नहीं होगी। सवाल और मुद्दे अपनी जगह पर हैं, जिनका जवाब सरकार को एक न एक दिन
जरूर ही देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।